नमस्कार। आज की कहानी है गिला भाग 2। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपये की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते। कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है, कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया। रुपए न आने थे न आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से। आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुँचे हुआ, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारद। अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्नचित्त नज़र आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई न कोई सिगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी हो रही है, मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी। यह सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी, इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाएं, केवल इसीलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं, या हम किसी लौंडी दासी की संतान हैं? 500 रुपये साल का नफ़ा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम ना होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 न हो, 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा के प्रीमियम भर के तो हों। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है, रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे। कहने लगे वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भांट भेजते हैं, और कहाँ से लावें जो हमारे पास भेजें। वाह हरी बुद्धि! मानो जायदाद इसीलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते मैं 1 नहीं 1000 बता देती। एक से एक बढ़कर कह देते घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया था, या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, या 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई, उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात। तकदीर ठोंक कर बैठ रही। पड़ोस की एक महिला से रुपये कर्ज लिए तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाएं। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सबके सब उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल कि यह भोंदू किसी को कड़ी आंखों से देखें। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीन कर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया? न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते हैं, अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बच्चा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूँ, मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूँ बिगड़ कर तैश के साथ उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर से आ गया? तुझे वह ढूंढने गए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है, यह आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे, छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते।
आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान, परेशान और बदहवास। घर में पाँव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई, कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर-थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है। मैं भी वह क्रोधोन्मत्त आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहाँ से इनसे शिकायत की। आप लड़के के पास आते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधों पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी। मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे क्वार की घटा घेर घार हुआ, काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितने ज़ोर से डांटा। बच्चा की जान ही निकल गई होगी। देख लेना जो फिर कभी देर से आए। तुमने डांटा तो नहीं, हाँ आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट सुनी नहीं। क्या कहना है आपकी डांट का, लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का यह फल है कि लड़के बेनकेल के ऊंट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा है, कभी गोलियां, कभी कनकौवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से ज्यों ही लड़के आते फिर ले बैठते थे। बस संध्या समय आधा घंटे की छुट्टी देते थे। रात को फिर जोत देते। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें। कभी कभी आप सींग कटाकर बछड़े बन जाते हैं। लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोब हो सकता है। पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उनके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी का ही स्वास्थ्य कौन बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूँ घुमाओ, यूँ गोता दो, यूँ खींचो, यूँ ढील दो, ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे। तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले। तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है न हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब न कीजिए, बुरी बुरी आदतें न सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बगलें झांकने। मैं चाहती हूँ एक बार यह भी गर्म पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्दी दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे। लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न पसीजते थे। और यह इन महात्मा जी का यह हाल है कि एक एक से पूछकर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, बिलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मज़े से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। यह अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं,
क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी से एक घातक गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े, पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है तो ऐसे फूल उठते हैं मानो किला जीत कर आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की ज़िंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था, आपको जिद थी कि दहेज के नाम कानी कौड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी बैठी रहे। यहाँ भी आपका आदर्शवाद आकूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने की नहीं। 2-4 ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवें जो दहेज के लिए हाथ न फैलावें, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक न देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ संदेश भेजा, दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। यह प्रथा निंद्य है, यह रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपये की क्या ज़रूरत है, यहाँ गीतों का क्या काम। नाक में दम था। यह क्यों, वह क्यों, यह तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुख में कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर पड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई ज़रूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखें। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं, आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए, पैसे, जगह, ज़मीन का हो सकता है, पशु दान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से होती चली आई है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप हैं कि कान पर जूं नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैरों पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मज़ा यह है कि आपने ही ने तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही, झक मारकर मुझी को मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वह जरा मामूली सी देर से घर आते हैं तो प्राण नहों में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दें, तो मैं उसकी ओर आंखें उठाकर न देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं, प्रथागत पतिव्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसा कर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों न हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं, उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न होंगी। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और ऐसी ही कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।